let's move to the topic of collision. बेसिक्स में पहला ये आता है कि कोलिजन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक, सेमी इलास्टिक, ठीक है, ये पार्शियली इलास्टिक, ये पार्ट, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बिटवीन 1 एंड 0 होता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि दो बॉडी जब कोलाइड करते हैं तो उनका शेप डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। Okay. तो यदि वो पोटेंशियल एनर्जी वापस से पूरे के पूरे काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। यदि उसका कुछ भाग कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा नहीं हो पाता है, तो उसे सेमी इलास्टिक कहते हैं। और कुछ भी नहीं हो पाता है, पूरा पोटेंशियल के बाद वो हो गया, तो हम इनइलास्टिक कहते हैं। बिकॉज यदि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाया, दैट इज द लाइक अ लॉस ऑफ एनर्जी। सो दिस इज टाइप्स ऑफ कोलिजन। अनदर टाइप ऑफ कोलिजन इज बेस्ड ऑन कि कैसे टकराते हैं। One is called as head-on collision और दूसरा कहलाता है oblique collision। मान लीजिए कि मैंने ये डायग्राम बनाया, ये हेड-ऑन भी हो सकता है जिस, और oblique भी हो सकता है। देखिए, head-on collision वो होता है जहां the velocity of colliding body is along common normal। कॉमन नॉर्मल क्या होता है? दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो दोनों के सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नॉर्मल। ओके, सो सपोज इफ आई हैव टू बॉडीज, ये और ये कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है इसे कॉमन नॉर्मल कहते हैं। और एक मिनट, और ये जो होता है इसे कॉमन टेंशन कहते हैं। तो यदि दो बॉडी इस तरह से टकराने वाला है, जस्ट अब टकरा जाएगा, इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करते हैं। इधर का वेलोसिटी इसका u1 इधर की तरफ है, इसका वेलोसिटी u2 इधर की तरफ है, u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ये हेड ऑन हो गया। ओब्लिक कोलिजन, द वेलोसिटी ऑफ वन और बोथ कोलाइडिंग बॉडी, बट दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोलाइडिंग बॉडी is not along common normal। तो यदि दो बॉडीज हैं, ये और ये, इनका कॉमन नॉर्मल ये वाला लाइन है और ये जस्ट टकराने वाले हैं, सच दैट इसका वेलोसिटी u1 इधर की तरफ है, इसका वेलोसिटी u2 इधर की तरफ है, θ1 θ1 θ2, सच दैट इधर की तरफ जो वेलोसिटी है u1 cos θ1 और इधर की तरफ u2 cos θ2, u1 cos θ1 is greater than u2 cos θ2, then this is called as oblique collision। ये जो है ये oblique collision कहलाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक कुछ रियल लाइफ का सिचुएशन लेके मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ। सपोज कीजिए दो रोड्स हैं, ठीक है, एक रोड दूसरा रोड, एक इधर से बॉल आ रहा है इधर की तरफ, एक दूसरा बॉल इधर की तरफ आ रहा है। ये जब मूव करते करते, ये मूव करते करते जब इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाए और दोनों टकरा गए, मान लीजिए ये ऐसे इस तरह से टकराए, तो दोनों के कॉमन नॉर्मल को हमने कनेक्ट किया, एक का वेलोसिटी इधर की तरफ है, दूसरे का वेलोसिटी इधर की तरफ है, सो दिस इज ऑब्लिक कोलिजन। लाइक कि इस तरह से एक रोड है, ये भी है, ये भी है, दोनों का कॉमन नॉर्मल कहना, अब टकराएंगे तो हेड ऑन हो जाएगा। सो दिस इज ओब्लिक, दिस इज हेड ऑन। सो दिस इज सिंपली कि एक ही रोड पे दोनों चल रहे हैं और आमने सामने टकरा गए। रोड इतना बड़ा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो दैट इज हेड ऑन। यदि दो अलग अलग रास्ते से आए और टकराए, दैट इज ओब्लिक। एक या एक किसी भी बॉडी का यदि कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं है वेलोसिटी, तो वो हमेशा ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। सो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से यदि हम डेफिनेशन याद रखते हैं तो ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ व्हाट, जब भी कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यू हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स।
Whenever you want to solve a question of collision, you have to draw 3 diagrams. What are those 3 diagrams? So there has to be a diagram before collision, during collision, and just after collision. So let me explain this using head-on collision. Head-on collision का concept मैं start करता हूँ. Head-on collision. देखिए, हेड-ऑन कोलिजन इस तरह से होगा कि हमारे पास एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ये इसका कॉमन नॉर्मल बना दिया, ये U1 है, ये U2 है, U1 इज ग्रेटर देन U2. ये जो डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड एज जस्ट बिफोर कोलिजन. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो dx होगा. द कोलिजन इज एमिनेंट, इसको कोई कोलिजन से रोक नहीं सकता, ये इतने पास पहुंच चुका है. अब ड्यूरिंग कोलिजन जब ये टकराएगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा अलोंग कॉमन नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल impulsive force. This is not impulse, this is force, impulsive force, a very small force acting for a very large force acting for a very small duration of time, and it is acting normal to the surface. This is why this is called as normal impulsive force. Impulsive force that is very large force acting for a very short time can be of many different types. यदि वो नॉर्मल रिएक्शन के रूप में है तो उसे नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन के फॉर्म में है तो फ्रिक्शनल इंपल्सिव फोर्स कहते हैं, टेंशन के फॉर्म में है तो टेंशन इंपल्सिव फोर्स कहते हैं. एक धागे में एकाएक बहुत जोर का, मतलब एक धागा स्लैक था और एकाएक आपने टाइट कर दिया धागा, लाइक से कि एक ये है और एक बॉल यहाँ पे, आपने बॉल को रिलीज कर दिया तो ये धागा एकाएक टाइट हो जाएगा. तो इस धागे में जो फोर्स जनरेट होगा that will be called as tension impulsive force. कोलिजन में नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स है. तो मैंने देखा कि अच्छा बॉल M1 पे पीछे की तरफ लग रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, M2 पे आगे की तरफ लग रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. तो एक डायग्राम बनाना है जस्ट आफ्टर कोलिजन. जस्ट आफ्टर कोलिजन, सो इस तरह से बनाना. दिस इज द, एंड वी विल मार्क इट एज V1 V2. now this is V2 is greater than V1. तो यहां से पहले वाले डायग्राम से, ये जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया है, इससे हमेशा हमें मिलता है velocity of approach. We get velocity of approach from this. So velocity of approach is U1 minus U2. और इस वाले डायग्राम से हमें हमेशा मिलता है velocity of separation, that is V2 minus V1. Now, in order to solve any question of collision, we have only 3 things that we can apply. इन्हीं 3 चीजों में से आपको सोचना है. Okay. What are those 3 things? One is conservation of energy. आपके पास एक वेपन ये होगा. दूसरा क्या होगा? Conservation of momentum. Yes. दूसरा वेपन ये होगा. और तीसरा क्या होगा? Newton's laws of collision. So Newton law of collision is E is equal to velocity of separation upon velocity of approach. ठीक है, तो these are the tools that you can use. आपको सोचना है कि इन तीनों में से कौन सा यूज हो रहा है. Yes. If all these 3 or any one is not applicable, मतलब ये तीनों में से कोई एक भी एप्लीकेबल नहीं हो, then we need to solve it by impulse, momentum method. Change in momentum is equal to impulse. F dt integral is equal to change. ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है. तो अगेन यहाँ पे हमें इम्पल्स मोमेंटम मेथड का यूज करना पड़ेगा यदि ये 3. So these are like 95% of the question will be solved by one or all of these equation or 2 of these equation. यदि आप लगाना शुरू करते हो और तीनों नहीं लगता है इस इक्वेशन
ओके देन आप समझ जाइए कि आपको इम्पल्स मोमेंटम मेथड यूज करना पड़ेगा वहां पे। ओके नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बस आप लगाएंगे जब E1 होगा, तभी आप ये लगा सकते हैं। दिस इज आप नॉट फॉर कोलिजन विथ फिक्स्ड सरफेस। फिक्स्ड सरफेस में क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है ना हमेशा, एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा नहीं सकते। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ कोलिजन फॉर ऑल कोलिजन, सारे कोलिजन में लगा सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन E इज इक्वल टू 0। जब E 0 होगा तो ये भी फ्लॉप कर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी E 0 हुआ मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम 0, मतलब वो टकराने के बाद अलग नहीं हुए, दे मूव आफ्टर स्टिकिंग टुगेदर। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, inelastic, they stick together. Suppose somebody throws mud at somebody else, वो कीचड़ और आदमी के बीच में कोलिजन होता है और वो कीचड़ चिपक जाता है पूरा उसके शरीर में, that is a inelastic collision. E is equal to 0. Now the mud and the person is moving with the same velocity. yes sir. So ये आपको ध्यान रखना है, वेपन्स आपके पास क्या है, कैसे आपको प्रोसीड करना है। लेट्स सी, तो हमें ये वाला हम हेड ऑन कोलिजन करना है। तो हेड ऑन कोलिजन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगा फ्रॉम न्यूटन लॉज ऑफ कोलिजन। मैं यहाँ जो पहला डायग्राम बनाया है, इससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इससे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आया, इसी से इनिशियल मोमेंटम भी आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, इधर वाले से फाइनल मोमेंटम आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इसीलिए बार बार मैं डायग्राम पे जोड़ देता हूँ कि सबको बच्चों को बनाना चाहिए, क्योंकि सब चीज क्लियर रहता है कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर सेकंड इक्वेशन m1 v1 plus m2 v2, that is final momentum, m1 u1 plus m2 u2. This is the two equation, and we have two variable v1 and v2. Suppose E is given, u1 is given, u2 is given, then we have two variable, we have to solve for v1 and we have to solve for v2. So this has to be m1 minus em2 u1, and the other one is m1 m2 1 plus E U2 अपॉन M1 प्लस M2, जैसा आपने बोला। अब V2 में क्या करना है, बस M1 की जगह पे M2 पुट कर देना है, U1 की जगह पे U2 पुट कर देना है। So this becomes M2 minus EM1 U2 plus M1 1 plus E U1 upon M1 plus M2. So if you can remember this, then it's a great thing. नहीं भी याद है तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, you know the method. But why I'm saying you to remember this, because this will increase your solving speed in exam, और टाइम बचाएगा, तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम जहां आप फंसते हैं वहां पे आप स्पेंड कर सकते हैं। सो रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज इज अ वेरी गुड आइडिया इन एग्जाम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कोलिजन विद फिक्स सरफेस एक बार बस फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, फिर ओब्लिक कोलिजन पे चले जाएंगे। सो हम हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, फिक्स सरफेस, फिर हम ओब्लिक कोलिजन पे जाएंगे, फिर हम कोलिजन विद फिक्स सरफेस फिर से करेंगे ओब्लिक सरफेस के लिए। okay. तो आप बताइए कि यहाँ पे यदि एक सरफेस है और उस पे एक बॉल गिरता है विद वेलोसिटी v, उसके बाद इस पे डायग्राम बनाएंगे, एक इंपल्सिव फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, इंपल्सिव नॉर्मल फोर्स, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, ये u कर देते हैं, ये v कर देते हैं। So now यहाँ पे we can't apply that thing which is called as conservation of linear momentum। क्यों? क्योंकि यहाँ in जो है impulsive normal force, ये external force बन जाता है, क्योंकि इसका जो दूसरा पेयर होगा वो ग्राउंड में लग रहा होगा, ग्राउंड पे लग रहा होगा, कुछ फर्क ही नहीं कर रहा, और हम उसे सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। okay.
ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑफ इनफाइनाइट मास, सो वी कांट इंक्लूड दैट इन सिस्टम। सो यहाँ पे पहले वाले से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा, वो हो जाएगा v। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू v अपॉन u, और आई कैन से v इज इक्वल टू E टाइम्स u। दिस इज द ओनली इक्वेशन वी कैन अप्लाई आफ्टर, दिस इज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। यदि फिर ऊपर से नीचे गिरता है तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन, तो आफ्टर सेकेंड v इज इक्वल टू E स्क्वायर u हो जाएगा। हाँ राइट। तो इस तरह से आफ्टर nth कोलिजन, आफ्टर nth कोलिजन दिस इज vn, से v2 कह देते हैं, v1 कह देते हैं, vn विल बी e टू द पावर n into u हो जाएगा। फाइन। अब फिर इसमें बहुत सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आपको हर बार का वेलोसिटी पता है, तो एक बार का आप निकाल लीजिए, उसके बाद देखिएगा तो वो एक सीरीज बन जाएगा, where only e will change to e square।